जब इंसान अपने साथ मुलाकात करता है ना, अपने साथ बैठता है। इस तेज रफ्तार जो आज बहुत ही तेज लाइफ बनी हुई है ना, पता ही नहीं किसी को भी कहाँ पहुंच गया और कहाँ पहुंचना है ये भी नहीं पता लग रहा है ना। आगे सो गए, फटाफट सोशल मीडिया पे टाइम लगा दिया बहुत, है ना। तो ये कैसे आपके लिए प्रैक्टिकली भी और मेंटली भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहा होगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कुछ नहीं। चैलेंजेस सबके सामने हैं, जिसको मर्जी पूछ के देख लेना। बहुत सारे हमारे बहुत ही सूझवान श्रोते हैं जो इस समय देख रहे हैं। तो चैलेंज के बिना लाइफ और कहाँ होती है। समस्याओं के बिना लाइफ नहीं होती। समस्याओं के बिना तो मुर्दे होते हैं जो शमशान घाट में पड़े होते हैं। वर्ल्ड एनजीओ डे के मौके पर आज हम एक ऐसी कहानी लेके आए हैं जो इंसानियत पर विश्वास और ज़्यादा मजबूत कर देती है। When families give up, when society turns its back, and when hopes begin to fade, there are still some people that choose the path of service. I am talking about Sardar Shamsher Singh ji and Bibi Rajinder Kaur ji, the driving force behind Prabhasra, a home for helpless, जो मेंटली एंड फिजिकली चैलेंज्ड, अबैंडन एंड नेग्लेक्टेड लोगों को फूड, शेल्टर, मेडिकल केयर और डिग्निटी प्रोवाइड करते हैं। टुगेदर फॉर द पास्ट 2 decades they have been carrying forward this mission of service where 1900 lives have been rehabilitated and 1300 individuals have been reunited with their family. In this episode we'll explore the inspiring journey behind Prabh Asra, where a simple idea of seva turned into building a home of hope for hundreds of lives. I am Ridhima and you're listening to RBU Connect, where stories of grit, sacrifice and inspiration comes alive. Hello sir, hello ma'am. First of all, welcome to RBU Connect. बहुत अच्छा लग रहा है आज आप यहाँ पे हमें ज्वाइन करा है। थैंक यू। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं बस ना स्टार्टिंग में मैं जानना चाहूँगी आपके पर्सनल लाइफ के बारे में ऑल। तो सबसे पहले आइडिया किसका था कि प्रभ आसरा जैसा एनजीओ बिल्ड करना है? क्रिएटर का, जिसने क्रिएट किया है वहीं से आइडिया आया। जहाँ से बॉडी आती है वहीं से आइडियाज आते हैं। हर एक के मन में जब इकल्ला बैठता है उस समय भी बहुत विचार उठते रहते हैं ना। ये तो है। जब इंसान अपने साथ मुलाकात करता है ना, अपने साथ बैठता है। इस तेज रफ्तार जो आज बहुत ही तेज लाइफ बनी हुई है ना, पता ही नहीं किसी को भी कहाँ पहुंच गया और कहाँ पहुंचना है ये भी नहीं पता लग रहा है ना। आगे सो गए, फटाफट हाँ जी। सोशल मीडिया पे टाइम लगा दिया बहुत, है ना। तो ये सर्कल में से जब आप साइड पे थोड़ा, जिस वेग में, जिस वहन में बह रहा है ना समाज, हाँ जी। इससे हटकर जब थोड़ा सा आप अपने साथ बैठते हैं हाँ जी। हाँ जी। तो फिर पर्पस ऑफ लाइफ के बारे में कुछ ऐसे ख्याल आने शुरू होते हैं ना, अंदर से ही, है ना, अपने साथ। तो फिर उसमें थोड़ी सी ऐसे सवाल होते हैं कि मैं चाहता क्या हूँ लाइफ में, चाहता क्या हूँ लाइफ से, क्या चाहता हूँ लाइफ। लाइफ कहती है नहीं, मेरे को भी हाँ जी। एक्सपेंड होने का मौका दे दिया। अब बहुत दौड़ लिया, अब तो रुक तो सही, रुक जिंदगी के रास्ते में। मन को मन फिर सवाल करता है ना हाँ जी। भी, हे मन कहता, इस तेज रफ्तार जिंदगी में रुक कर तो देख, इंसानों वाला राह कहीं दूर रह गया है ना। हाँ जी। हाँ जी। वो फिर जब इंसानियत वाली बातें करते हैं तो फिर पर्पस ऑफ लाइफ के बारे में सोचते हैं और संसार की तरफ सब चार्ज फिर जब देखते हैं, जगत का चलन आ रहे हैं, ऑपरेट हो रहे हैं और ख़त्म हो रहे हैं संसार। हाँ जी। हाँ जी। कितने लोग डेली पैदा होते हैं ये तो है। और कितने लोग संसार से चले जाते हैं। हाँ जी। फिर ऐसी चीज़ें मन में आने लगती है ना, कि इनके बारे में सोचते हैं, ऐसे लग रहा है कि इसका ऑपरेटर क्रिएटर एक ही है। वो बॉन्डिंग सी बन जाती है। फिर आइडियाज ऐसे आने शुरू हो जाते हैं। जैसा जैसी कंपनी में जाते हैं आप, एनवायरनमेंट में जाते हैं, एनवायरनमेंट में से आइडियाज आते हैं फिर। हाँ जी। तो जैसे 2003 में आपने प्रभ आसरा शुरू किया, तो स्टार्टिंग फेजेस में फाइनेंशियली कोई चैलेंजेस फेस करे आपने? ऑब्वियसली होते ही हैं जब कुछ भी हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक बिगनिंग करना, इनिशिएटिव लेना, उसके साथ फिर स्टाफ हायर करना, फिर उसकी प्लानिंग्स करनी, हाँ जी, आगे हाँ जी। कैसे बढ़ना है, जो सबको हॉस्पिटल लेके जाना है वो कैसे लेके जाना है, ये तो रहा। सबसे बड़ी बात कि एकदम से जब मौसम चेंज हुआ तो ठंड बहुत जल्दी हो गया, तो उसकी वजह से फिर एकदम से बिस्तरे भी उनको चाहिए थे, हाँ सारा जी, हाँ कुछ। जी। तो एकदम से अरेंज करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन स्लोली एंड स्टेडली जैसे जैसे मतलब लोग भी जुड़ते गए, वैसे वैसे ये घर भी बड़ा होता तो ये है। कैसे आपके लिए प्रैक्टिकली भी और मेंटली भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहा होगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कुछ नहीं। ऐसे नहीं। चैलेंजेस सबके सामने हैं, जिसको मर्जी पूछ के देख लेना। बहुत सारे हमारे बहुत ही सूझवान श्रोते हैं जो इस समय देख रहे हैं।
तो चैलेंज के बिना लाइफ और कहाँ होती है? नहीं है, समस्याओं बिल्कुल के बिना लाइफ नहीं होती। समस्याओं के बिना तो मुर्दे होते हैं जो शमशान घाट में पड़े होते हैं, उनको समस्या नहीं होती। हाँ जी, जितनी देर तक जिंदगी है, समस्या का होना तो इसको खूबसूरत बनाने के लिए बहुत जरूरी है। जी। यही निशानी है। जितना जैसा आपका ड्रीम होगा, जितने बड़े आपके ड्रीम होंगे, उतने ही ज्यादा आप आजमाए जाएंगे, उतने बड़े चैलेंज आएंगे। ये तो है। तो जब आपका पैशन होता है ना, हाँ जी, कि अपनी अंदर की आवाज से है ना चलना, जिसको जमीर की आवाज कहते हैं, इनर वॉइस कहते हैं, उसके हिसाब से चलना, तो चैलेंजेस तो बहुत छोटे छोटे होते हैं ना। इंसान की कैपेबिलिटी तो बहुत ज्यादा है। अब सर्कस में देखते हैं, शेर को भी, जंगल के राजे को पकड़ लिया है, देख लो, वो सर्कस में बंद कर लिया, अपने इशारों पे नचा रहे हैं। तो अगर इंसान के पास इंटेलेक्ट इतना है, इंटेलिजेंस, आईक्यू इतना इंसान का है, क्योंकि जिसको हम एक जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बोल देते हैं ना, आत्मा परमात्मा है ना, हाँ जी, हाँ जी। तो वो परम शक्ति है। तो परमात्मा ने आत्मा, हम भी तो उसी का पार्ट है। वेरी तो क्या नहीं कर सकते हम? एग्जैक्टली। पर अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है, क्लैरिटी है, और हमने यूनिवर्स के नियमों के बारे में कुछ डीप थॉट दे के अंडरस्टैंडिंग बना ली है, कर ली है, हाँ जी। कि हर चीज पॉसिबल है। पर कब पॉसिबल है? पानी अपनी फॉर्म चेंज कर लेगा अगर 100 डिग्री तक बॉयल करेंगे, स्टरलाइज भी कर देगा वो उन चीज़ों को, जिससे हम किसी को ऑपरेट भी कर सकते हैं। जी। उससे हम ये भी बना सकते हैं ना, हाँ जी, जैसे हाँ जी। मैडम बहुत बहुत चीज़ें अपने बच्चों को सिखाते हैं, तो वहाँ पर कई बार कुछ बनाते हैं, कई बार कुछ बनाते हैं, पर बना उसका पता है ना कि ऐसे होगा। हाँ ये जी, प्राकृतिक नियम है। हर चीज़ जो हम डिजर्व करें तो डिज़ायर तो पूरी हो जाती है। Exactly. ज़रूरत है डिजर्व करने की। अगर हम, जब आप कहते हैं कि स्ट्रेस हो सकता है, हाँ जी, या बहुत ही इंसान को टेंशन, ऐसे हालातों में बेचैनी परेशानी हो सकती है, वो कब होती है? अगर आपको कॉन्फिडेंस है पर विदाउट क्लैरिटी। तो जब आपको समाज और संसार एक ही लगने लग जाए, तो जैसे लोग अपने समाज, अपने घर के लिए लगे हुए हैं, ऐसे ही फिर लोग, वो एनजीओज होती हैं जो, वो समाज के लिए लगी होती हैं। बिल्कुल, चैलेंज कोई बिल्कुल। डिफरेंट और बड़ा नहीं होता। बिल्कुल। कई बार हमारे अंदर रास्ता तो वही है कि हर एक इंसान जो है वो संघर्ष ही करता है। संघर्ष के सर, बिना जैसे लाइफ आपने भी मेंशन किया था कि आप एनजीओज में मैम जो है पढ़ाते वगैरह, तो आप क्या क्या फैसिलिटीज अपने यहाँ पे बच्चों को, जितने भी यहाँ पे बुजुर्ग हैं, उनको प्रोवाइड करते हो? हमारी सिर्फ एजुकेशन ही नहीं है, ट्रीटमेंट भी है। जैसे ही कोई मेंटली चैलेंज या हाँ जी। मेंटली इलनेस में हमारे पास पहुंचता है, कोई क्रैडल में आ गया, हाँ कोई अबैंडन्ड बच्चा मिला है, कोई बुजुर्ग मिला है अबैंडन, तो उनकी केयर टेकिंग साथ के साथ शुरू हो जाती है। ट्रीटमेंट उनकी डायग्नोस करके वो हो जाता है शुरू। उसके बाद उनकी एबिलिटी देखा जाता है कि अगर बच्चा नॉर्मल है तो ही कैन गो टू द स्कूल, तो उसको मतलब नॉर्मल स्कूल में एकेडमिक एजुकेशन के लिए भेजा जाता है। जो स्पेशल बच्चे हैं, कुछ सेरिब्रल पाल्सी हैं, कोई इंटेलेक्चुअली उनका आईक्यू कम है, ओके। तो उनके हिसाब से स्पेशल एजुकेटर्स रखे हैं, तो वो उनको पढ़ाते हैं अलग से। कुछ बिकॉज वो पढ़ नहीं सकते लेकिन कुछ स्किल सीख सकते हैं, उनको फिर वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है। कुछ हैं कि स्पोर्ट्स में जाते हैं लेकिन वो स्किल्स करना नहीं चाहते, हाँ जी। तो उनको फिर स्पोर्ट्स में लेके जाते हैं। तो मतलब इनको उनकी मेनली तो आईक्यू और कैपेबिलिटी और इंटरेस्ट सब कुछ देखा जाता है, इमोशंस देखे जाते हैं, फिर उनको उस क्राइटेरिया में डाल के उनको रिहैबिलिटेशन में डाला जाता है। ओके। तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो मतलब बहुत अच्छे लेवल्स पे, इवन के रिसेंटली हमारा एक बच्चा वर्ल्ड कप बास्केटबॉल में ब्रॉन्ज जीत के आया इंडिया के लिए। वाह, कांग्रेचुलेशंस थैंक फिर यू, आपको। थैंक यू। तो ऐसे बच्चे स्पोर्ट्स में तकरीबन जाते रहते हैं। अभी भी क्रिकेट के लिए और हॉकी के लिए बच्चे जा रहे हैं। पहले Okay. भी डिफरेंट गेम्स में, नेशनल में काफ़ी अच्छे मुकाम हासिल किए बच्चों ने। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी टीम को भी ऑल द बेस्ट जो आगे जाने वाली थैंक यू है। जी, थैंक एंड इट्स अ रियली ग्रेट इनिशिएटिव। तो जैसे आपने स्पोर्ट्स का मेंशन करा है, तो डू यू बिलीव कि फिजिकल एक्टिविटीज और स्पोर्ट्स जो है वो मेंटल हेल्थ को और इमोशनल हीलिंग्स बहुत करती हैं? बहुत ज़्यादा। मतलब उनकी एक्टिविटीज़ और उनके हाव भाव आप देख के जज कर सकते हो कि एक इंसान को चेंज करने के लिए स्पोर्ट्स बहुत अच्छा मतलब उनके लिए है। साधन है बहुत अच्छा। तो वो मतलब फिजिकली तो इम्प्रूव होते हैं,
उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, कम्युनिकेशन बहुत बढ़ती है। हाँ जी। तो उनको लगता है कि दे कैन रीच एनीवेयर, है ना। तो जब वो कुछ जीत जाते हैं, मुकाम हासिल करते हैं, किसी गोल पे पहुंचते हैं, तो उनमें और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है, तो आगे और भी बहुत कुछ कर लेते हैं। ऐसे बहुत से बच्चे हैं मेरे पास जिन्होंने आगे करके बहुत कुछ दिखाया। उसके बाद जब वो नेशनल से गोल्ड जीत के आए, तो आके उन्होंने इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली हैं कि हम भी हैरान हो के स्पेशल होने के बावजूद ये इस लेवल पे पहुंच गए हैं। तो हमें प्राउड फील होता है कि वी दे कैन डू समथिंग, दे हैव Exactly. कैपेबिलिटी, जस्ट वी हैव टू पॉलिश दोज थिंग्स। वेरी ट्रू। तो सर आपने मेंशन किया था कॉन्फिडेंस के बारे में एंड कंफर्ट जोन के बारे भी। तो ये जो जनरेशन है हमारी, दे डू नॉट बिलीव इन कि हाँ हम अपना कंफर्ट जोन छोड़े, एंड मोस्टली बहुत बच्चे जो अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस नहीं रखते कि हाँ मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। तो आप उन बच्चों को क्या बोलना चाहोगे? कुछ ऐसा, कुछ तो मैडम ने बोला कि कॉन्फिडेंस जो है ये इसके बहुत ही अलग अलग फैक्टर हैं जो गेम्स बताई हैं ना। हाँ जी। मेरे मन में बहुत कुछ आ रहा था कि वाकई गेम्स में तो इंसान को है ना मिलकर कैसे एक टीम में कोऑर्डिनेशन, परिवारों में भी तो मिलकर चलने की कमी आ रही है आज। हाँ जी। वो आपस में कैसे मिलकर चलना है, अगर हार गए मतलब उतार चढ़ाव आते हैं ना, हाँ जी। हाँ तो जी। उसको कैसे बियर करना है, और Exactly. खुशी और गमी में तो कैसे बैलेंस बना के चलना है। मतलब इसके लिए फिजिकल हेल्थ के साथ मेंटल इमोशनल बहुत स्ट्रांग बनाती हैं गेम्स, है ना। आज हमारा यूथ जो है बहुत स्ट्रांग है, पर थोड़ा सा उसको मेंटल हेल्थ जो है वो उसके ऊपर थोड़ा सा और ध्यान देने की जरूरत है। अभी थोड़े से हमारे पास रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के जो स्टूडेंट आए हुए थे, हाँ जी। तो मैं उनसे थोड़ी देर पहले यही जानना चाह रहा था कि हमारी मेंटल हेल्थ, जो स्ट्रांग मेंटल हेल्थ है, उसकी क्या निशानी होती है और वीक की क्या होती है, और मेंटल हेल्थ होती क्या है पहले, है ना। एग्जैक्टली। तो इस चीज़ पे कई बार इंसान थोड़ा सा चुप कर जाता है, फिर ऐसे लगता है कि थोड़ा सा मेंटल हेल्थ को हम इम्पोर्टेंस ही बहुत कम दे रहे हैं ना। हाँ जी, ये तो है। मतलब अगर हम कहते हैं हम अच्छे पढ़ाई लिखाई, आज बहुत ही इंसान मतलब विकास कर लिया है, हाँ जी। तो अगर विकास कर लिया है, हमारा बैलेंस ही नहीं हम बना के चल पा रहे। अगर थोड़ी छोटी बात पे संसार के डायलॉग और डीलिंग हमें डिस्टर्ब कर रही है संसार की, जो कि बाहर है, तो वो इसका मतलब अभी हमने जो पढ़ने की ज़रूरत है, पढ़ाई का मतलब होता है ऐसा डेवलप करनी स्किल अपने अंदर, हाँ जी। जिससे हम प्रॉब्लम को किसी को भी है ना हाँ जी। आराम से हल कर सकें। एजुकेशन का मतलब क्या होगा? यही होगा ना, यही होता है। हाँ भी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करनी है, दैट इज एजुकेशन। अगर पढ़ाई लिखाई बहुत होगी, मास्टर डिग्रीज होगी, बहुत कुछ कर लिया, और बंदा डिस्टर्ब भी रह रहा है, छोटी सी बात होती है उसका मूड ऑफ हो गया, और जिस बात का उससे संबंध भी नहीं है उससे भी मूड ऑफ हो गया, और उसके साथी बोल रहे हैं, परिवार बोल रहा है या टीचर बोल रहे हैं भाई फटाफट काम करें, कहता नहीं मेरा उसने मूड ऑफ कर दिया, कहता कर ऑन तो कर ले फिर अपना भाई, भी काम तो ओवरथिंकिंग करें, होगी भी एक। तेरा मूड है तो ऑन कर ले। हाँ जी, पहली हाँ बात जी। उसको ऑफ क्यों करने दिया? हाँ जी। तेरा मूड है तो फिर जेकर कर ही दिया उसने आके, तेरा ध्यान नहीं गया, तो फिर ऑन कर काम करें, वो कहता ऑन नहीं हो रहा। तो इसका मतलब हम मेंटल हेल्थ की तरफ और ध्यान देने की ज़रूरत बहुत है। ज़रूरत है। तो कोई शक नहीं कि इसमें जो हम बात करते हैं ना स्टूडेंट से, वो कहते क्रोध आ जाता है, परेशान हो जाते हैं ना। हाँ जी। तो क्रोध कब आता है? जब हम एंटी नेचर एंगल से जी। सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करते हैं। वो हमें बोल रहा है कि ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, अरे भाई उसको हमारे बारे में पता नहीं है, इसको बेचारे को पता नहीं है, और वो बेचारा ऐसे एनवायरनमेंट में उसको उसकी परवरिश हुई है कि पहले अच्छी तरह से जानकारी लेनी चाहिए, हाँ उसके बाद बोलना चाहिए। तो उसको बेचारे के ऊपर तरस ही आएगा हमें। वो एम्पैथी होनी चाहिए हमारे अंदर, है ना, कि उसको पता नहीं, उसको एनवायरनमेंट नहीं ऐसा मिला, मेरे को तो पता मैं क्या चीज़ हूँ। हाँ जी। वो हमेशा स्ट्रांग। मैं अपने बहुत ही यूथ को ये मैसेज देना चाहता हूँ, आप अंदर से जवाब लेना इसका, है ना। अगर आप फ़ोन यूज़ करते हैं, ये फ़ोन गर्म हो जाए तो स्ट्रांग फ़ोन है कि वो वीक फ़ोन है? अगर छोटी छोटी बात पे हम गर्म हो जाएं, चाहे बड़ी बात भी हो, जिस बात का ये हमें कह रहा है कि यार तू कुछ नहीं कर पा रहा, तो हो सकता है हमें अंदर झाती मारने की ज़रूरत है, हो सकता मेरे अंदर तो कैपेबिलिटी बहुत है, हो सकता नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि सर्कस में नचा रहे हैं हम जंगल के राजे शेर को, बड़े बड़े हाथी घोड़े हमारे इशारों पे नाचते हैं,
हमारे अंदर कैपेबिलिटी बहुत है, पर वो हमने फियर में, इनसिक्योरिटी में, पता नहीं कहाँ कहाँ में ख़त्म कर लिया है, क्योंकि डर हमारे ग्रोथ को भी रोकता है और हमारे अंदर जो प्रोविज़न है, कैपेबिलिटी है, उसको भी ख़त्म कर देता है, सीमित कर देता है। और कॉन्फिडेंस विद क्लैरिटी होना चाहिए। जब क्लैरिटी होगी तो डिसीजन मेकिंग फास्ट होगी, जब डिसीजन मेकिंग फास्ट होगी तो हमारी ग्रोथ बहुत होगी। तो इसलिए जो एंगर है, एंजाइटी है, ये लैक ऑफ क्लैरिटी है, क्लैरिटी नहीं है, इसीलिए हम भी मेंटल हेल्थ हमारी एक सिस्टम में वर्क कर रही है। अगर हमें क्लैरिटी होगी तो हमें क्लियर है कि यार ये तो इग्नोर करने वाली चीज़ है। और मोस्टली जो समझदार ब्रिलियंट इंसान है ना, वो हमेशा इग्नोर करते आए हैं। और जितने भी स्ट्रॉन्ग इंसान है, आप देख लेना कभी हिस्ट्री वर्ल्ड की पढ़ के, आज भी देख लेना, जिनकी स्ट्रॉन्ग मेंटल हेल्थ है वो माफ़ कर देते हैं कि इसको पता नहीं है, मेरे बारे में ये बेचारा बोल रहा है, मेरे को तो पता हो मैं क्या हूँ, पर इसको मेरे बारे में पता नहीं है, वो बिल्कुल उसको माफ़ कर देते। पर अगर हमें थोड़ी सी बात कोई कर दे तो हम क्रोध में आ जाते हैं। इसका मतलब ये हमारी बहुत बड़ी वीकनेस है। जो बदला लेने की भावना रखता है, जो अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब उसके काम इतने कमज़ोर हैं भी कामों से ही वो अपने कामों पे विश्वास नहीं करता, क्योंकि हमारे काम ही बता देंगे हम क्या चीज़ हैं। हम बातों से कहें कि मैं ठीक है तू गलत है, दूसरे को नीचा दिखाना, दूसरे को मतलब गलत साबित करना, ये चीज़ें हमें कमज़ोर कर देंगी। इससे ही एंजाइटी आएगी। हम हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करनी है, क्योंकि अपने लिए तो सारे जी लेते हैं, अपनी ज़रूरतें तो सारी पूरी कर लेते हैं। एक चींटी होती है ना छोटी सी, वो भी अपनी जरूरत पूरी कर लेती है। उसका घर भी कोई ढा दे ना पानी पूरी मार के, वो सुबह देखना जाके कितने कॉन्फिडेंस से अपना घर बना रही होती है, बना भी लेती है कई बार। तो छोटी सी एक कीड़ी चींटी जो है वो अपनी ज़रूरत के लिए परवाह नहीं कर रही, पूरी कर रही है। और हमारे पास इतना ब्रेन, ज़बरदस्त यूनिक ब्रेन है, तो हम समाज के अगर काम आएंगे, जिनके पास एबल बॉडी नहीं रही, जो हमारे बुजुर्ग हैं ऐसे, या कुछ कारणों से लाइक कोई लोग बेचारे आज पेट भर के रोटी नहीं खा पा रहे, कई कपड़े, तन पे ठंड इतनी होती है पूरे कपड़े नहीं कर पा रहे हैं ना, हालात ही ऐसे बन जाते हैं घर में, कई बार कोई ट्रेजेडी होगी या कुछ ऐसे हालात हैं, और जिनको के रिहेबिलिटेशन का मौका नहीं मिल रहा है ना। ऐसे ही हेल्थ के क्षेत्र में बहुत सारे जिनको के ट्रीटमेंट का, एजुकेशन का, ये सारी चीज़ें जो हैं, जिनको रोज़गार का प्रॉब्लम है, अगर उन लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, या उनके आर्थिक हालत इतने कमज़ोर हैं, या उनके पीछे परिवार में कोई इतनी सपोर्ट करने वाला नहीं है, ये काम जो है सोशल वर्कर, जो एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये कोई एक संस्था नहीं है, ये मतलब बातों, ये एक्शन करने वाले लोग हैं, जिन्होंने इनको बातें नहीं करनी सिर्फ भी हाँ दया के आधार पे बातें करी जा रही हैं, अच्छी अच्छी बातें, गलियां सी चंगियां, वो बातें करने वाले नहीं। जो लोग एनजीओ वाले होते हैं वो एक्शन करने वाले होते हैं। तो वो मतलब इसका बहुत एक छोटा सा मीनिंग, नागरिकों द्वारा नागरिकों की मदद, और जो कंपैशन होता है बड़े ऑर्गेनाइज्ड वे में, कंपैशन है तभी तो ये समाज में चल रही है। आप इन सब का सहयोग है, समाज का सहयोग है, मतलब उनके अंदर वो भावना तो है ना, बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड वे में वो एक्शन में लेके आना, जिसमें लोगों को फिर ट्रीटमेंट भी मिलता है, जिनको ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, रिहेबिलिटेशन का जो भी एजुकेशन वोकेशनल के साथ उनको वो मौके मिलते हैं, एम्बुलेंस सर्विसेज, डिजास्टर जो मैनेजमेंट में जो कमी कहीं पे, सरकार है, हमारा देश जो है ना वो बहुत, उसमें पॉपुलेशन है, बड़ा देश है, बड़े तरह की ज़रूरतें हैं, मतलब जो एक पॉलिसी बनी हुई है उसमें और एक्शन में, ग्राउंड रियलिटी में जो गैप है, उसको भरने की कोशिश जो है करने वाले ये एनजीओ जो है, उनका ये काम होता है। इसलिए किसी एक की मदद कर देने का मतलब ये नहीं कि किसी एक बच्चे को पढ़ा दिया तो उस बच्चे को पढ़ा दिया, मतलब वो एक इंडिविजुअल सपोर्ट नहीं, उसकी फैमिली आगे, उसकी फैमिली के सारी की हालात बदल गए, उसकी फैमिली को फिर सपोर्ट, ध्यान से आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, आप एक ही हेल्प नहीं कर रहे, उसकी फैमिली के हालात बदल रहे हैं, उसकी फैमिली में आगे उसके जो बच्चे हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। कम से कम 3 जनरेशन जो है ना, आप उनको चेंज कर रहे हैं, उनको वो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं जिसमें हमारा संविधान इक्वालिटी की बात करता है। आपने वो जो कहीं पे गैप है ना, ड्यू टू मैनी रीजन, वो फिल कर रहे हैं। और हमारा समाज एक ऐसा एक नेटवर्क है जो एक दूसरे के साथ कितना क्लोजली जुड़ा हुआ है।
और फिर वो नेशनल लेवल पे, उसका इंटरनेशनल लेवल पे कैसा प्रभाव होता है, नेशनल लेवल पे वो पॉलिसियों जो बनाई होती है ना वेलफेयर की, वो बोझ नहीं बनते किसी के ऊपर, वो दूसरों की हेल्प करते हैं। अगर आपने एक बच्चे की भी हेल्प कर दी, समाज में बहुत बड़ा, समाज की ज़रूरत पूरी करने के लिए, समाज को हील करने के लिए, और जो लोगों को हेल्प की ज़रूरत होती है और उस समय अगर उसको हेल्प ना मिले, घर के हालात उनके ठीक नहीं हैं, आर्थिक हालात ठीक नहीं है, बहुत सारी और बीमारियां, समस्याएं आ गई हैं, उसका बच्चे का दिल टूट जाता है, उस बंदे का दिल टूट जाता है। ये उसके हार्ट हीलिंग प्रोसेस भी है। उसके दिल दुखी है, दिल परेशान है, उसके दिल को भी आप हील कर रही हैं। तो इस करके इसका मतलब इतना छोटा नहीं है एनजीओ का, ते सोशल वर्क का, तो ये चैरिटी का, इसके बड़े डीप मीनिंग है। ये समाज में इक्वालिटी वाली चीज़ें हैं, उनको एक्शन द्वारा उनको मतलब वहाँ पे सपोर्ट करती है और बहुत सारी गैप फुलफिल करती है। और जहाँ जहाँ पर पॉलिसी एंड ग्राउंड रियलिटी जो है, जहाँ पे गैप है, उनको फुलफिल करती है। और लोगों को ना थोड़ा विश्वास भी, थोड़ा सा वो नज़दीकी से डील करती है ना। डिपार्टमेंट से सपोर्ट लेनी हो, कई बार वो प्रोसेस लंबा होता है और अवेयरनेस की भी कमी होती है। एनजीओ से सपोर्ट लेनी, फटाफट फ़ोन कर देना उन्हें, फटाफट कुछ कर देना, आ जाना। मतलब ये लिंक जो होता है ना, बॉन्डिंग बहुत ही ये बड़ा ऑर्गेनाइज ढंग से जो लोग मतलब सारे जो जिनके अंदर ऐसी भावना होती है ना, ये उनका ग्रुप सारे जो सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे 1 करोड़ से ऊपर का खर्चा हर महीने का है। हर महीने का 1 करोड़ से ऊपर का खर्चा है। कौन कर रहे हैं? जिनके अंदर इंसानियत है, मानवता का प्रेम है, जिनके अंदर दर्द है, वो है ना। तो वो सारे मिलके ऑर्गेनाइज्ड वे में जब एक्ट करते हैं, तो ये समाज की बहुत बड़ी एक हीलिंग, खूबसूरती, समाज को अच्छा बनाने में बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन होता है। सो मेरा कहने का मतलब ये जो भी कई जैसे कोविड आ गया, उसमें एनजीओ का जो रोल रहा है आपने देखा होगा, है ना। फ्लड आ गए, कोई और जैसी भी प्रॉब्लम आती है, अर्थक्वेक, कुछ भी होता है ना। फ्लड के बेसिस पे मेरे को भी एक क्वेश्चन आया कि जब पंजाब ने अभी रिसेंटली जो फ्लड क्राइसिस फेस किया था, तो उस टाइम पे आपका मेजर चैलेंजेस क्या रहे थे? कि मतलब सेवा जो आपने करी, तो क्या बताना चाहोगे उस टाइम पे? नहीं, उसमें तो बस ये था भी जो सबसे पहला था कि उनको रेस्क्यू कैसे करना। पानी इतना ज्यादा बहुत था, हाँ, बहुत अलग अलग जगह पे, है ना। जो हम फिर अलग अलग जगह पे गए, पर सतलुज और ब्यास वाला जो था, जहाँ से पानी एकदम ज्यादा मार की, तो वहां पे ये था भी अपने जो भैन भरा है उनको फटाफट एकदम वहां से निकालना कैसे है। एम्बुलेंस तो अंदर जा नहीं रही, एम्बुलेंस वहां पे हमारे पास भी है थी, ट्रक, बसेस जो भी है थी, गाड़ियां 5 की गाड़ियां हम लेके गए थे साथ। अच्छा। फिर बोट्स लेके तो जाना ही था, है ना। हमारे पास 4 बोट्स काम कर रही थी, 5वीं भी मंगा ली थी हमने फिर, है ना। ओके। तो वो बोट्स फटाफट उनको रेस्क्यू करना, जब जाना वहां पे, उनके जो पानी पीने के साधन थे ना, बोर, वो उनमें पानी भर गया था, गंदा पानी। अच्छा। वो उनमें बाहर से कोई पशु मर के आ रहा है, कोई कुछ आ रहा है, पीछे से हट के आ रहे हैं ना, बड़ी दूर से पानी जो आ रहा है। तो वो बोलते कि पानी पिया नहीं जा रहा। वो उनको फिर प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम आ रही है, किसी को किसी की हार्ट की मेडिसिन चलती है, किसी की बीपी की चलती है, पानी की शुगर की मेडिसिन चलती थी, वो मेडिसिन नहीं पहुंची उनके पास। तो उनको मतलब पहले रेस्क्यू करना, साथ के साथ फिर पानी की बड़ी समस्या थी। पानी देखो कितनी बेसिक चीज है। तो उनको ये सामान पहुंचाना, उनको रेस्क्यू करना, फिर जो पशु थे उनकी बहुत बड़ी समस्या, उनको खाना कहाँ पाए, लेके जाते थे बोट में, ना तो लेके आ पाते थे उनको पशुओं को, और अगर वहां पे उनको डालना है, पशुओं का चारा डालना है, तो उनकी जहाँ पे डालना वहां तो पानी भरा पड़ा है। फिर स्नेक बाइट का बहुत बड़ी समस्या थी। ये भी था। फिर वहां पे थोड़ा सा पानी जैसे काम खड़ा भी रहा, स्मेल मारने लग गया, कुछ पहले चलता बहुत देर रहा, तो फिर वहां पे स्मेल आनी शुरू होगी। पशु जो थे वहां पे उनको दफनाने के लिए जगह नहीं थी। अच्छा। तो निकालने के लिए भी जगह नहीं थी। वो कुछ लोग तो छोड़कर घर आ ही नहीं पा रहे थे, पर फिर आखिर में आए भी हैं, क्योंकि घर में पौड़ी लगा के ना वो हमारी बोट पे चढ़ते रहे हैं, पौड़ी से। स्टेयर से इतना पानी हो गया था ना। तो जब औरतें, पहले तो वो छोड़ना ही चाहते थे घर भी, घर तुम्हारे, बाद में कुछ शरारती लोग हैं भी इसमें, वो उनको ऐसा था भी हमारे सामान नहीं मिलेगा, कुछ लोग जो सामान जो पीछे से वो चोरी ले जाएंगे, तो वो घर छोड़ना ही चाहते थे। पर जब सवाल ये बन गया भी अब घर चाहिए, सामान चाहिए कि जान चाहिए, तो फिर उस समय उन्होंने लॉक लगा के, तो बड़े आंसू बहाते हुए जब वो बोट में बैठते थे, उनकी मानसिक पीड़ा बयान करनी बहुत मुश्किल है। फिर एकदम बीमारियां जब फैलनी शुरू हुई, चमड़ी की प्रॉब्लम बहुत बन गई, पानी में
जब उन्होंने रहना वहाँ पे, हाँ जी। मेडिकल सहूलत की लोड़ पड़ी, फिर मोबाइल मेडिकल यूनिट जो मैडम ने बहुत रीझ से तैयार कराई है, बड़ा मैंने लगा उसको डॉक्टरों ने देखा ना जब, कहते हैं ये चलता फिरता हॉस्पिटल है, क्योंकि उसमें फार्मेसी पूरी, उसमें मतलब इनकी लेबोरेटरी की प्रॉपर है ना, तो वहाँ पे अलग अलग जगह पे जहाँ पे जरूरत है कार्डियक मॉनिटर लगे हुए हैं, मतलब ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के अलावा सप्लाई नीचे बड़े बड़े सिलेंडर दे के ना गैस के, हाँ जी। उसके नीचे जगह बना के उनके कई जगह पे ऑक्सीजन की जो प्रोविजन बना के, वहाँ पे चेस्ट की प्रॉब्लम बहुत थी, सांस की प्रॉब्लम आने लगी, चमड़ी की प्रॉब्लम आने लगी, ये सारी चीज़ पे डॉक्टरों की वहाँ पे टीम, तो फिर इन्होंने काफ़ी मतलब उसमें हेल्पफुल हुई ये चीज़ें। पर सवाल यही था कि उनके फिर बाद में अब जो घर गिरे हैं, सामने ही गिर रहे हैं हमारे घर भी लोगों के, फटाफट उनको पानी बहुत ज़्यादा था, पानी मतलब 30-30, 35-35, 40-40 फुट भी 35, मतलब हमें क्यों रास्ते में मिला, वहाँ के लोगों को हम साथ लेके जाते थे, एक बंदे को कहते यहाँ पे वो चल रहे हैं पहले है ना चोए कि हम निकल रहे हैं इस पे, ये सामने जो इसमें कुछ बुलबुले से निकल रहे हैं कि यहाँ पे पानी कम से कम 40 फुट होगा। हम जब घर के साथ बोट लगाते थे ना, हाँ जी। वो उन्होंने ऊंचे ऊंचे मतलब जगह पे घर बनाए थे, हम वहाँ पे जो हमारे पास कुछ बांस लेके जाते थे ना साथ में, वो चीज वो लगाते थे ना, वो 15 फुट का, कई बार 15 फुट वाला बांस नीचे नहीं लगता था, अच्छा, एकदम घर से बाहर निकलते थे तो 4 फीट पानी, उससे स्ट्रेस बड़ा बढ़ गया, लोगों को नींद नहीं आती थी और बीपी की स्ट्रेस की प्रॉब्लम बढ़ने लगी। ये चीजों का मतलब ऐसे चैलेंज थे। फिर उसके बाद कहाँ से सब कुछ आएगा, घर छतों के ऊपर बैठे हैं, पशु भी छतों के ऊपर चढ़ाए हुए हैं, पशुओं को स्टेयर से छत के ऊपर चढ़ाया हुआ, तो क्या मतलब मजबूरी बहुत उनकी। ज्यादा चैलेंजिंग रहा है आपके लिए। और ऐसे हालात थे। फिर उनका बाद में ना ये पता लग रहा था, उनकी बीमारियां थी, उनका इलाज लंबा लॉन्ग टर्म में, फिर उनका रहने के लिए घर कैसे बनेगा, उनके जो बाथरूम वगैरह सारा कुछ जो बेचारे गिर गए, हाँ जी। तो वो घरों की प्रॉब्लम। तो उसके बाद फिर मतलब था कि इनके पास अगली बार ये बच्चों की फीसों की बात आ रही थी, ट्रीटमेंट की बात आ रही थी, पैसा कहाँ से आएगा, डेली की ज़रूरतें तो है ना, इंसान की ज़रूरत को तो इग्नोर नहीं किया जा सकता। डॉक्टर बोलते थे कि पहले पैसे दो, ये चीज़ें भी बड़ी हमारे सामने आई हैं। जब कहते हमारे फैमिली डॉक्टर है गए, हम उनके पास गए, वो कहते पैसे, कहते इस करके हमारा ट्रीटमेंट में बड़ी दिक्कत आ रही है। मतलब फिर उनकी जो माड़ी मोटी खेती बाड़ी का काम था, हाँ जी। वहाँ पे उनको खेती में इतना कुछ जमा हो गया, सिल्ट सुल्ट सी आ गई, तो उसको कैसे साफ करना है, फिर उनको तैयार करना है ताकि अगली फसल आ सके, फिर उनके लिए फर्टिलाइज़र चाहिए, उनके लिए सीड चाहिए, ये सारी बहुत सारी मतलब एक उनकी ज़रूरत, बच्चों की फीसें देनी है, किसी का बच्चा +2 में पढ़ रहा है, किसी का कोई डिप्लोमा कर रहा है, किसी का मैट्रिक में, मतलब अलग अलग तरह की उनकी समस्याएं, मतलब उनका बहुत दर्द। ज्यादा लोकल पीपल ने सफर करा ये बाढ़ के पर कारण। समाज से हेल्प भी बहुत पहुंच रही थी, पर बात ये अंदर कैसे लेके जानी है। बोट्स जो थी ना अंदर के लिए 15 से 16 किलोमीटर तो बोट्स अंदर जाती थी पानी में। अच्छा। पर वहां पे इतनी पॉपुलेशन 40-40 किलोमीटर भी बॉर्डर एरिया, पाकिस्तान के बॉर्डर एरिया तक हमारी बोट्स जाती रही हैं। और सबसे बड़ी बात कि उसको स्ट्रेटेजिकली कैसे करना है ना, मीन अभी क्या करते थे, जो भी आते थे कुछ लोग, बोट है एक आधी, उसको पास पास के एरिया में ले जाके वापस आ गए, लेकिन मेन जो पीछे घर बहुत दूर है उनको, उनके पास कौन पहुंचेगा, उनको कैसे रेस्क्यू किया जाएगा। उन्होंने पहले अपने बच्चे तो निकाल दिए, बुजुर्ग वहाँ रह रहे हैं, उनको अभी मेडिसिन की जैसे इन्होंने बात की है, वहाँ तक हर चीज़, राशन भी पहुँचाना, उनको मेडिसिन भी पहुँचानी है, और मेडिसिन भी वो अगर हार्ट की है तो हार्ट की ही चाहिए उसको ना, ब्लड प्रेशर की है, कोलेस्ट्रॉल की है, किडनीज की चल रही है। अभी कई केस उठा के लाए हैं, रॉड्स पड़ी हुई है, वो चीख रहा है इतनी ऊंची ऊंची, बहुत मतलब इतनी पेन में है कि उसके पास कोई ले जा ही नहीं पा रहा था, उसको कैसे उसको रेस्क्यू करके लेके आए, फिर उसको यहाँ हॉस्पिटल में शिफ्ट किया, ट्रीटमेंट कराया, 1 मंथ वो यहाँ एडमिट रहे हैं। तो उसके बाद जैसे जैसे थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हुई तो उनको फिर भेजा। और भी बहुत केसेस है जिनको वहाँ स्नेक बाइट के बहुत केसेस थे, तो फिर वहीं पे हमने कैंप्स लगाए काफ़ी लंबे लंबे, ताकि उनके डायग्नोसिस भी की, फिर उनको सारा ट्रीटमेंट दिया। लेकिन अभी भी पीछे हम कईयों के मकान जो गिर गए थे वो बनाए हैं, उनको टॉयलेट्स थे वो मतलब देखने लायक भी नहीं थे। मतलब वहाँ आप खड़े भी नहीं हो सकते और सोच भी नहीं सकते कि ऐसे हालात होंगे।
तो वो फिर जो जानवरों के घर थे वो भी डिमोलिश हो गए थे। हाँ जी। वो सब भगवान की कृपा, सब संगत के सहयोग से वो करते रहे हैं। अभी पीछे जैसे जैसे वो स्मूथ होने लगा तो अभी थोड़ा सा ओके। मतलब जरूरत ज्यादा थी, जरूरत जो ज्यादा काम करने वाले थे अंदर वो कम थे। कम थे। समाज में लोगों का सपोर्ट पहली बार बहुत वहां पे है ना, राशन जैसे पहुंचा है। हाँ जी। और अंदर जाने में थोड़ी कमी थी क्योंकि बोट्स कम थी वहां पे, है ना। हाँ जी। हाँ जी। और दूसरा मतलब उनके अंदर जो पीड़ित बहन भाई थे सारे, हाँ जी। वो ज्यादा थे और काम करने वाले कम थे। हाँ जी। इस करके वो 23 में भी आए हैं। वो कहते हैं हमारा वो ही नहीं कर्जा उतरा, तो हमारा फिर ये हो गया। तो बड़ा पेनफुल सा वो वो तो painful है, माहौल वो था। आज तक भी उनको बहुत लोगों को है जो सिर पे छत नसीब नहीं हो रही, वो टेंट से लगा के उसमें रह रहे हैं। हाँ जी। और वो समाजदर्दी लोग हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो जितना का हमें हालात संगत से सहयोग है, हम देख रहे हैं भी कहाँ पे और क्या क्या हो सकता है। क्योंकि घर में बच्चा है, बच्ची है, लेडी है, उसको घर में सारा कुछ जब खत्म हो जाता है, टॉयलेट वगैरह खत्म हो गए, वो कहाँ जाएंगे। उनकी जगह पे जब हम खड़कर सोचते हैं जिंदगी, वो बहुत बड़े सवाल खड़े करती है कि ये वेरी जो असेंशियल सर्वाइवल नीड है, हाँ जी। वो तो उसके लिए तो हम कंप्रोमाइज कैसे करें। कईयों की शादी रखी हुई थी हाँ जी। तो उस टाइम पे था। हाँ जी, तो उनको सामान पहुंचाना, उनको पहुंचाया। फिर कईयों के जैसे घर में डेथ हो गई है, अब उसका संस्कार कैसे होगा, हाँ कहाँ जी। पे होगा, कितनी दूर लेके जाएंगे, रिश्तेदार कैसे आएंगे, वो उनके लिए चैलेंज था। उनको निकालना, गुरुद्वारा साहब से महाराज स्वरूप निकालने। फिर जो खेत थे उसके लिए बहुत से ट्रैक्टर अकोमोलेट किए और वो काम किए, सीडिंग की। पहले तो उसको साफ करना बहुत बड़ा चैलेंज था, उनको साफ किया। उसके बाद फिर सीड्स का अवेलेबल, फर्टिलाइजर्स का, हाँ जी। फिर जानवरों की फीड का, मेडिसिन्स का, जानवरों के डॉक्टर्स का। हाँ जी। तो वो रेगुलरी अभी कुछ दिन पहले से ही बंद हुआ है। अदर रेगुलर ही तब से चल रहा था वो, ओके ओके। रेगुलर। ये अभी वो अंडर हमने उसके जहाँ पे ज़रूरत है ना, वो देख रहे हैं अभी कहाँ कहाँ बिल्कुल ही जहाँ पे इस समय कोई सपोर्ट पहुंची नहीं है, जी। वहाँ तक पहला हम जाके फिर दोबारा वहाँ पे गए हैं भी कहाँ कहाँ पे जहाँ पे काम शुरू किए थे, वहाँ पे जो किस लेवल तक हो चुके हैं। क्योंकि जैसे बोल रहे हैं ना, जैसे जो पशुओं के शेड थे, हाँ जी। हाँ जी। उनके लिए शेड बनाने की ज़रूरत थी, उनका काम चल रहा था। जी। और उसके बाद जो जहाँ पे अभी सपोर्ट नहीं पहुंची, हाँ जी। वो चीज़ के बारे में भी जो हमारी कोशिश अभी जारी है। तो और भी चलो समाज में कोशिश कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब भी पानी से नुकसान ज़्यादा हुआ है। ज़्यादा हुआ है। हाँ, बहुत ज़्यादा। मतलब इसको जो हम कहें रिहेबिलिटेशन इनकी, वहाँ तो वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर बहुत अच्छे ढंग से खुलने चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत लेने की ज़रूरत है, तब जाके वो उनके आर्थिक हालात जो उनकी बेसिक नीड है हाँ वो जी, पूरी वो होने ठीक वाली। होंगे मतलब एनजीओज जो हैं वो बहुत सारे जो लोग समाज में आज एनजीओ का जो आप वर्ल्ड एनजीओ डे पे आपने जो बात की है, तो सलूट है आपको कि आपने इसको कि ये सेलिब्रेशन रिकॉग्नाइज करने वाला जो काम आप कर रहे हो आज, तो ये इसकी इम्पोर्टेंस मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है इसकी। इट इज बहुत क्योंकि हर काम जो है ना वहाँ पे सरकार जो है कोशिश करने के बावजूद भी कई बार वो सरकार नहीं कर पाती। इस करके मतलब नागरिक ने नागरिक की सपोर्ट करनी, इसको प्रमोट करना, जी। इंसानियत बातों में नहीं एक्शन में लेके आनी। जी जी। ये चीजें सारी काम जो आप आज उसके ऊपर अवेयरनेस कर रहे हैं, हाँ जी। मेरे को ऐसा लगता है अभी शायद और भी लोग, बहुत हमारे बहन भाई जो हैं जिनके अंदर भावना है, वो भी इससे और तो जो ऐसे लोग हैं, मतलब जैसे हमारी जो यंग जनरेशन है वो भी बिलीव करने लगी है सेवा करनी चाहिए ऐसे लोगों की, तो जो अपना एनजीओ बिल्ड करना चाहते हैं उनको आप क्या एडवाइस दोगे कि कैसे वो बिल्ड करें, लाइक फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? अपना घर कैसे बिल्ड करते हैं, उसकी जरूरत व्हाई टू डू। जब व्हाई टू डू हमारा स्ट्रांग हो जाएगा, करना क्यों है। हाँ जी। ठीक है, मतलब जैसे होता है ना लाइफ में चलते चलते, अब ठीक है जॉब क्यों करनी है, क्योंकि मेरी जरूरत है। जी जी। आगे कर, उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद शादी का टाइम हो गया, फिर जीवन साथी की जरूरत, उसके लिए देखना, तो वो क्यों करना है, क्योंकि वो मेरा है। जी। आगे बच्चा आ गया तो बच्चे की एजुकेशन के बारे में सोचना,
हर तरह की उसकी ज़रूरतों के बारे में सोचना, उसकी हेल्थ भी ठीक है उसका भी ध्यान रखना, हाँ जी। उसकी एजुकेशन का भी ध्यान रखना, उसकी परवरिश का ध्यान रखना, उसकी ज़रूरतें जो हैं सारी उसका ध्यान क्यों रखना है? क्योंकि वो मेरा है। मेरा है, बिल्कुल, जिस दिन बिल्कुल। समाज मेरा लगने लग गया ना, उस दिन ये सवाल ना खत्म होना शुरू हो जाता है कि वो बिल्कुल। मेरा है, हाँ जी, हाँ मेरा समाज है, मेरे बहन भाई हैं, हमारे साथी हैं, हमारे फेलो बीइंग हैं। तो फ्रेंड की मदद क्यों करनी है? क्योंकि मेरा फ्रेंड मेरा है, दोस्त है जी, बिल्कुल तो मेरा दोस्त है। फिर अदरवाइज ये मदद नहीं कर रहे तो दोस्ती के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। जी। तो इसलिए जब रीजन स्ट्रांग होता है, व्हाई टू डू, तब व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, ये सारी चीजें अपने आप होनी शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल। इसलिए रीजन स्ट्रांग होता है ना, रास्ते निकल आते तो वो भूख लगी हो ना तो कोई पूछता नहीं कैसे खाएं। बिल्कुल। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब जितनी हम एनवायरनमेंट में इसमें जाएंगे ना, संगत में, अच्छी कंपनी में, हम जब मोबाइल देखते हैं उस पे हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए। जो चीज़ देख रहे हैं आंखों द्वारा हमारे अंदर जो मैसेज आ रहा है वो इमोशंस बहुत पैदा कर रहा है हमारे अंदर। अच्छा मैसेज, उसने अच्छे इमोशंस पैदा करने हैं और उसके आधार पर एटीट्यूड, उसके आधार पर थॉट्स, उसके आधार पर एक्शन, Behavior भी। सब कुछ उसके आधार पर हमारी शख्सियत का, पर्सनैलिटी का बढ़ना और बदलना उसी के ऊपर निर्भर करता है। और हमारी किस्मत, तकदीरें उसी के आधार से बनती हैं। तो इसलिए तकदीरें जो है ना, काम जो है ना, उनको कामों में बदल देना, काम ने तकदीर में बदल जाना है। इसलिए हम जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, मैं यूथ को ये मतलब मैसेज देना चाहता हूँ, अगर हमारे अंदर कोई डिस्टरबेंस हो रही है, मूड ऑफ हो रहा है, बेचैनी है, परेशानी है, तो वो हमारे अंदर इंफॉर्मेशन जो गई हुई है वो ठीक नहीं है। बिल्कुल। अगर इंफॉर्मेशन हमारे अंदर स्ट्रांग गई हो, किसकी? जैसे हमारे देशभक्त हैं, जैसे सच के आशिक हैं, अगर उनकी इंफॉर्मेशन हमारे अंदर गई हो जी जी। तो थॉट्स कैसी बनकर निकलेंगी? इंफॉर्मेशन की थॉट्स उसने शेप देनी है ना। इन्वायरमेंट माँ के पेट से लेके ना शमशान घाट तक प्रभावित करता है ना। इसलिए जब भी हम कोई चीज देख रहे हैं तो वो हमें शेप दे रही है। बहुत ध्यान से संगत करना, ये हमारे विश्वास बदल देती है, बिलीव्स बदल देती है। और बिलीव्स हमारे अंदर हमारा इमोशंस, इमोशंस हमारा एटीट्यूड, एटीट्यूड हमारी थॉट्स, थॉट्स हमारे एक्शन, एक्शन हमारी डेस्टिनी, तकदीरें बदल के रख देते हैं। इस करके कंपनी जो करते हैं आप, वो बहुत सोच समझ कर करना, ये हमारी तय कर लेती हैं कि आने वाले दिन हमारी ज़िंदगी कैसी होगी। आज जो हम सोच रहे हैं, आज जो हम कर रहे हैं, पिछले समय में जो हमने संगत की थी, जो कंपनी की थी, उसमें से जो प्रभाव लिया था कि मैं इंजीनियरिंग करनी है, मैं लाइक सीए बनना है, मैं डॉक्टर बनना है, जो भी आज आप बिजनेस कर रहे हैं, जिस फील्ड में भी आज हैं, वो ये बता रहा है कि पिछले समय में आप कैसी संगत करते रहे हैं। इसलिए जैसी आज आप हम कंपनी करते हैं, आने वाले दिन में, कल में वैसे ही हमारे से काम होंगे। जी जी। इसलिए बहुत ध्यान से हमें कंपनी करनी चाहिए। एनजीओ तो स्टार्ट हो ही जाएगी। आप चलते, हर एक इंसान ही एनजीओ है। आप किसी को भी, आप जहाँ पे आवाज मारते हैं, दुनिया इकट्ठी हो जाती है। कोई प्रॉब्लम आ गई ना, रास्ते में कोई होता है, एकदम रोकते हैं कि भाई रोको फलाना। जब एक इंसान रोक गया तो वहां पे एक समूह सा बन जाता है, इकट्ठ हो जाता है और वो चीज उसकी सपोर्ट हो जाती है वहां पर। इसका मतलब हर एक इंसान चलती फिरती एक एनजीओ होती है, पर वो इंसान के अंदर इंसानियत की डिग्री जो है ना, वो इतनी हाई होनी चाहिए कि दूसरा समाज उसको रोक ना सके, उसको कोई ऐसा कानून ना रोक सके कि इंसान की जान चली जाए। तो एनजीओ की बात की थी आपने, एनजीओ बनाना जड़ा है वो, उसके लिए वो पैशन चाहिए, सबसे बड़ी जरूरत है। फिर तो सिंपल से रजिस्ट्रेशन करानी है। रजिस्ट्रेशन कराना भी वो कोई एनजीओ का पर्पस सॉल्व नहीं होता। वो बात वही है भी, सबकी साथ लेके लोग अपने मतलब जो लोगों द्वारा, लोगों की, नागरिकों द्वारा नागरिकों की समस्या का हल। और एनजीओ का मतलब है वॉइसलेस की वॉइस बनना, समाज की समस्याओं को हाईलाइट करना और सॉल्व करना, एक्शन में, एक्शन कर करके। तो मेरे हिसाब से यूथ हमारा बहुत शक्ति रखता है और हार नहीं माननी, फिर कभी हारेंगे नहीं। और जितने काम आप, जितना आपका ड्रीम ऐसा बड़ा होगा ना, तो आजमाए भी जाएंगे, ये भी ध्यान रखना। उसके लिए पहले प्रिपेयर रहना कि समस्या आती है उन लोगों के रास्ते में ज़्यादा जिनके इरादे, जिनके ड्रीम बड़े होते हैं ना। तो फिर समस्याएं सिखाती भी हैं, स्ट्रॉन्ग भी बनाती हैं, पर पैशन होना चाहिए,
समस्याओं से टकराने का, उनको हल करने का हमारे अंदर कैपेबिलिटी बहुत है। मैं यूथ को यही कहना चाहता हूँ कि कभी भी घबराना नहीं चाहिए। तो ज़िंदगी हमारी है, फैसले अपनी नीड के आधार पर करने चाहिए। ये नहीं कि संसार क्या कहेगा, संसार का जैसा संसार है उसकी नज़रों में हम वैसे ही रहेंगे, पर हमें पता है हम क्या चीज़ हैं। तो हमारी अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद करने चाहिए, जिससे अपनी ज़िंदगी को, परिवार को और समाज को लाभ पहुँचे, वैसे फैसले करने चाहिए। और जिस ड्रीम से समाज का जो हमारे गोल है लाइफ के, है ना, उससे ना अगर समाज की वेलफेयर जुड़ी हुई है जी, तो वो फिर बहुत बड़ी यूथ हमारा बहुत समाज में बड़ी तब्दीली ले आ सकता है और नया एक इतिहास भी सिर सकता है और रिफॉर्म कर सकता है, रिफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। ये सोशल जो वर्क है, अलग अलग मतलब हमारे डिफरेंट मल्टी डिमेंशनल जो है, जो उसकी ग्रोथ भी होगी और समाज भी खूबसूरत बनेगा। यूथ को बिल्कुल आगे आना चाहिए और हमें यूथ को संस्कार भी वैसे देने के लिए माँ बाप को, टीचर्स को, सिलेबस बनाने वालों को और सोशल मीडिया वालों को और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया वालों को, सब किताबां लिखने वाले को मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी आप इनके द्वारा समाज में दे रहे हैं उसी में आपके बच्चों ने रहना है, सोच कर देना। क्योंकि जो आप दे रहे हैं समाज में इंफॉर्मेशन, इसी ने हमारी सोच, इसी ने हमारी शख्सियत बनानी है। सोच के देना कि आप क्या हम क्या कर रहे हैं। मेरे को लगता है भी यूथ में बहुत बड़ी शक्ति है, मिलकर काम करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है बस। तो जैसे अभी यूथ की बात चल रही है, सोशल मीडिया की बात चल रही है, पर्सनली मेरे को जो लगता है ना, आजकल हमारे लाइफ में सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। मेंटल स्ट्रेस भी देखो, अगर डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इनसिक्योरिटीज़ की भी जो पहले बात हुई है, तो इसके साथ जैसे फैमिली प्रेशर भी, स्टडीज़ का भी बहुत प्रेशर है। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पर? प्रेशर जो होता है ना, प्रेशर तो तब होता है जब क्लैरिटी ना हो। देखो आप सोशल मीडिया पे, हमारे लिए ये तो एक नेचुरल, ये न्यूट्रल चीज़ है। इसको आप अपने ये देखना है कि आप इसको यूज कर रहे हैं कि ये आपको यूज कर रहा है। बिल्कुल। ड्राइव कौन कर अगर अगर आप यूज कर रहे हैं, ये तो इतना हमारे लिए अच्छा है, तो बहुत कुछ हम जो काम बहुत देर में करते थे, बड़ी इन्फॉर्मेशन इससे हम बड़ी जल्दी, जो किताब पढ़ने में इतना समय लग जाता था वो बड़ी जल्दी हम इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पर हमें ये होना चाहिए कि हम चाहते क्या हैं, जो चीज़ चाहते हैं, मोबाइल उठाना है ना जब, जी, तो जिस चीज़ के लिए उठाया है ना हमने भी, किसी को कॉल करनी है, कोई इन्फॉर्मेशन इसमें से कोई खास मेरे लिए जो ज़रूरत, नॉलेज जो है ना वो लेनी है। इन्फॉर्मेशन नॉलेज नहीं होती, नॉलेज विजडम नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। इन्फॉर्मेशन डिस्टर्ब करती रहती है। इन्फॉर्मेशन को जब हम जब उसकी रियलिटी को रियलाइज करते हैं, वो एक नॉलेज का रूप धारण कर लेती है। नॉलेज के बिना कोई भी शक्तिशाली नहीं होता, पैसे से नहीं होता। नॉलेज जिसके पास है वो ही शक्तिशाली बनता है। और नॉलेज को जब हम अप्लाई करते हैं फिर वो विजडम बन जाती है, वो शानदार रिजल्ट देती है। तो इसलिए मैं तो जो प्रेशर जो है ना, प्रेशर में मतलब डिस्टर्बेंस थोड़ा है। मान लो मेरे मतलब एग्ज़ाम है जी एग्ज़ाम में क्या है, एग्ज़ाम आ गए तो एकदम ठीक है, उसकी तैयारी करनी है। जी जी तैयारी करने का अगर उसमें एक हमें फियर भी है, तो फियर भी हमारी स्ट्रेंथ है। जी फियर या ऐसा फियर कि जिसके लिए हम अपने प्रेपरेशन कर लेते हैं। जो हम बीमार हो गए, अगर हम ये हो गए, ये जो चीज़ इनसिक्योरिटी फियर वाली है ना, जो चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ यूथ को, जो चीज़ हमारे बस में है अपना 100% देना है। कोई भी काम आपके सामने आ गया, उसके लिए आपने अपना 100% दिया, उसके सल्यूशन के लिए तैयारी की आपने, उसके बाद अगर जो कुछ भी होगा उसको वेलकम कहना। बाकी सोशल मीडिया ये सब हमारे लिए बना है। अगर हम जैसे पहले इन्होंने बताया कि संगत अच्छी करेंगे तो ऑब्वियसली रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। हमारा टारगेट क्या है, हमने उसमें से निकालना क्या चाहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर हम उसमें से अच्छा मैसेज लेना चाहते हैं तो हमें मिलेगा। अगर हमारा मन ही नहीं है उसमें से अच्छा कुछ निकालने का, तो वो आपको डिस्ट्रॉय कर देगा, आपको गलत रास्ते पे ले जाएगा। ठीक है, तो हमें उसमें से निकालना क्या, सबसे पहले तो हमारा गोल होना चाहिए ना। जी तो बाकी बहुत कुछ अच्छा है उसमें। अगर हम ये एआई कहते हैं कि ठीक नहीं है, क्यों नहीं, अगर हम उसमें से अच्छा मैसेज लेना चाहते हैं तो वो सब कुछ हमें बता देता है।
आपकी हिस्ट्री निकाल के रख देगा आगे, बिल्कुल। ठीक है ना। Like, वही गलत इस्तेमाल हो रहा है। बस बहुत यही सारी से ही चीजें हमें, हैं हाँ जी, एआई की, जो इतना जल्दी हम ये भी नहीं कह सकते ये बहुत ठीक है, ये भी नहीं कह सकते ये बहुत गलत है, कितना ठीक है कितना गलत है। तो गलत का मतलब ये हो गया आज तो कैलकुलेशन करनी ही भूल गए। मैं क्या बताना जरा, वो हर चीज ही कैलकुलेटर चाहिए कहते हो। मैं कहा कि यार कैलकुलेटर वाली इसमें तो बात ही कोई नहीं है। Right. मतलब ब्रेन जो है ना हमारा, वो जितना पहले खुला था ना पिछली जनरेशन का, तो वो आज तो बिल्कुल ही बंद होगा, टोटली डिपेंड होने लगे। ठीक है, ठीक है, वो चीज़ कुछ % ये हेल्पफुल है, पर इंसान से इंसान दूर जा रहा है बिल्कुल। बहुत। ये आर्टिफिशियल है ना, ये लाइफ आर्टिफिशियल होती जा रही है, नेचर से दूर जा रही है। ए का मतलब है ये आर्टिफिशियल है ना, बिल्कुल रियल नहीं ना है। जी। रियल नेचर नहीं, इसी के ऊपर सारा कुछ हो ही जा रहा है, इसी के ऊपर परचेजिंग हो ही जा रही है, इसी के ऊपर इंसान से दूर जा रहा है। वो जो इंसान के साथ बैठ के उसके इमोशन, उसके हाव भाव, जो उसके साथ बैठ के उसके अंदर जो तब्दीली आ सकती है, वो एआई के ऊपर बातें करके या ये सारा कुछ मोबाइल के ऊपर ही सारा कुछ खरीद के बाहर, ना कभी मार्केट में, ना कभी नेचर, ना 5 एलिमेंट जो जिसका बॉडी बनी है, ना उसके कांटेक्ट में जा रहे हैं। जी। ये चीज़ें बहुत हद तक हमें डिस्ट्रॉय भी कर रही हैं। Very पर true. एक दुखदाई घटना, मैं रिसर्च जो है वो ये बता रही है, आज से 3 साल पहले जी। एक रिसर्च, मेरे को एयरपोर्ट पे मेरे फ्रेंड थे, जी जी वो कहता वीर जी आप इसकी बात करते हैं, समाज किधर को जा रहा है हमारी, है ना, जी जी कैसी दिशा है, कहाँ पहुंचेंगे हम भी, इकल्ले रह के भी परेशान हो गए है ना। आगे ज्वाइंट फैमिलीज होती थी, अब डिस्टर्ब कितना होने लग गए है ना। जी जी जितनी ईमानदारी वफादारी हमारे रिश्तों में होती थी वो कम होती जा रही है। जी तो वो कहता जब इस पे रिसर्च हुई कि देखना चाहते हैं कि बंदा मोबाइल के साथ उसका रिलेशन कैसा है, भी आप किसके साथ रहना चाहते हैं, फैमिली के साथ या मोबाइल के साथ। उसकी वोटिंग में ये आया कि हम मोबाइल के साथ रहना चाहते हैं। वो कहता मोबाइल के बिना नहीं रह सकते, फैमिली के बिना रह लेंगे। अच्छा। तो हालात ये बनते जा रहे हैं, तो इसलिए मैं फिजिकल हेल्थ भी उसके साथ ही जुड़ा फिजिकल है। हेल्थ भी बहुत एडिक्शन जो Mental है ना, health, physical एडिक्शन जो है ना, ये बहुत खतरनाक है, हमारी मेंटल हेल्थ को बहुत वीक कर रही है। इसलिए मोबाइल को तो ना दूसरे कमरे में रख देना चाहिए जब इसकी जरूरत नहीं है। ये बड़ा खतरनाक है क्योंकि कंट्रोल है नहीं, ब्रेक ब्रूक हमारे बहुत कमजोर हो गए। जी। करते हैं कुछ, कोई चीज उसको क्लिक करते हैं, एक कहता नहीं यार ये वीडियो देख लूं, वो लिखा कुछ और होता है, बीच में कुछ और होता है, कर कुछ और है। जी। उसने कर लिया। उसमें तो कई बार बंदा 10-10 मिनट नहीं, आधा घंटा, और ये समय कितना खराब कर रहा है, बहुत बर्बाद हो रहा है ना समय हमारा। बिल्कुल। फैमिली के साथ बात करने के लिए समय नहीं, टाइम अपने साथ बैठने के लिए, झाती मारने के लिए समय नहीं है, बच्चों के साथ बात करने का समय नहीं, पेरेंट्स की केयर करने का समय नहीं। आते ही फटाफट रास्ते में तो कहते हॉर्न बजा के फटाफट जाना क्या है, वहां पे जाके अपना मोबाइल खोल लेना। चार बैठे हैं, चारों लोगों आपस में बात कम करते हैं। मैक्सिमम लोग जो है ना, इसमें बुजुर्ग भी हैं, हमारी कैटेगरी वाले भी हैं लोग, यही नहीं कि गला यूथ पे इफेक्ट है इसका। हाँ जी बिल्कुल। इसमें सारी, जिसको नहीं चलाना आता उसकी मजबूरी है, और जिसको भी चलाना आता है, जिसके पास भी है, वो उसी के ऊपर लगा हुआ है। बिल्कुल। ये इससे बचना बहुत जरूरी है। अगर इस पे हम लगे रहे, ये हमारी लाइफ को बर्बाद कर रहा है, और बर्बाद तबाह करके रख देगा, और हमारी मेंटल हेल्थ बहुत वीक कर देगा। जो चीज़ देखनी है इतना स्ट्रांग बने कि जो जिसके लिए मैंने मोबाइल उठाया वही काम करूँगा, दूसरा नहीं करूँगा। और जब आपका काम निबट गया तो फिर इसको साथ मत रखो, फिर दूर रखो, और सुबह उठ के इसको टच मत करना। पहले आप थैंक्स कि मेरे पास आज का दिन फिर मिल गया मेरे को। मैंने आज अपनी लाइफ में जो पिछले एक्सपीरियंस के ऊपर जो मैं करना चाहता हूँ, उसके लिए मैं कभी भी, क्योंकि जिस संघर्ष से, जिस मेहनत से हम भागते हैं ना, वो ही हमें सफलता दिलाती है। बिल्कुल। वो मेहनत क्यों करनी है, अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। जी। तो मल्टी डिमेंशनल ग्रोथ तब होती है जब हम जिम्मेवारियों को अपने कंधों पे उठाते हैं। हम ऐसे मुर्दे तो है नहीं भी हमें कोई कंधों पे उठाए। तो जिम्मेवारियां अपनी अपने, जब जो लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं ना, जी। वो लोग और कमज़ोर हो जाते हैं। और जब मेंटल हेल्थ हमारी कमजोर की क्या निशानी है, एक तो हम थोड़ी थोड़ी बात पे डिस्टर्ब हो रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल डीलिंग और डायलॉग हमारे संसार के हमारे को डिस्टर्ब कर रहे हैं, बिल्कुल। और काम करने को, जिम्मेवारी लेने को दिल नहीं कर रहा, जी। और हमें अच्छी तरह से नींद भी ठीक ढंग से नहीं आ रही,
और मतलब जब इन चीज़ों का एहसास कम होने लग जाए ना, इसका मतलब मेंटल हेल्थ ना अपने फैमिली के मेंबर के ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि ऐसे नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, अपनी जिम्मेवारी से भाग रहा है, नहीं, उसको सपोर्ट की ज़रूरत है। जी। मेंटल हेल्थ के ऊपर अवेयरनेस की भी बहुत ज़रूरत बहुत है। ये भी ज़रूरत एनजीओ का बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सरकार की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी। और हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हमारा कोई बहन भाई रिश्तेदार फ्रेंड अगर जो बहुत कम बाहर निकल रहा है और बहुत कम इंटरेस्ट ले रहा है काम में और डिस्टर्ब रह रहा है, तो उसकी मेंटल हेल्थ जो है इंडिकेट कर रही है कि इसको सपोर्ट की ज़रूरत है। ये अवेयरनेस की भी बहुत बड़ी है कमी होने के कारण उनको समय पे वो सपोर्ट नहीं मिलती, तो फिर उनकी कंडीशन जो है स्ट्रेस से डिप्रेशन में चली जाती है और फिर उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए हमारे पास इतने सेंटर भी नहीं है। बिल्कुल। अदरवाइज स्ट्रेस रेट तो आजकल बहुत बढ़ रहा है और स्ट्रेस और प्रेशर वहीं पे होता है जहाँ पे क्लैरिटी की कमी होती है। इसलिए जब हमें क्लैरिटी होती है तो हम बड़ी फास्ट डिसीजन लेते हैं फास्ट, क्लैरिटी पे ही है ना, क्लैरिटी है, दो चीती में नहीं पड़ेंगे, क्लियर है, हमें डीप थॉट देते हैं, क्लैरिटी होती है, तो फोकस करते हैं जब हम, तो फिर डिसीजन लेने से ही हमारी ग्रोथ होती है। जी जी। तो इसलिए मेरे हिसाब से भी हमें हर चीज़ को ना रट्टा लगा के अटेम्प्ट करने वाला एटीट्यूड छोड़ देना चाहिए। हमें लॉजिकल और रीजनिंग के साथ अपनी हर चीज़ को फैसले को करना चाहिए और हर का ओपिनियन जो है ना वो बहुत वैल्यू रखता है और डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन तो होते ही हैं। मैं यूथ को ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक दूसरे जब हम बैठते हैं कोई भी काम करते हैं एक दूसरे की हम जब सलाह लेते हैं तो फैमिली हो हमारी, कोई फ्रेंड सर्कल हो, वो हर एक इंसान का ना एक डिफरेंट एनवायरनमेंट रहा है, उसमें से उसके डिफरेंट इंप्रेशन बने हुए हैं, तो उसका ओपिनियन तो डिफरेंट होगा ही। भावना माड़ी नहीं है, जो हमारे साथ जिसका ओपिनियन मैच नहीं कर रहा ना, हमारे साथ सहमत नहीं हो रहा, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी भावना माड़ी है, वो हमारा कोई इंसल्ट कर रहा है, नहीं, वो बड़ी खूबसूरती है। आपने लॉजिक देना है, आपने रीजनिंग एंड लॉजिक के साथ जब उससे बात करेंगे जिसके रिजल्ट कॉन्सिक्वेंस आउटकम्स अच्छी आएंगी, वहाँ पे हमने कोऑपरेशन करनी है। यही इसी से लाइफ जो है खूबसूरत होती है। एक बगीचे में एक ही तरह के फूल होंगे तो वो अच्छा थोड़ा लगेगा, इधर से कोई कुछ बोल रहा है इधर से कोई कुछ, खूबसूरती होती है। वो खोल कर बात करनी चाहिए। हर एक इंसान जो होता है वो अपने विश्वासों के आधार पर, अपने संस्कारों के आधार पर अपना अपना विचार रखता है, उसका वो अधिकार भी है और ये चीज़ में खूबसूरती भी है और विकास भी बहुत है। उसने आइडिया दिया, कल हम वहाँ पे बात कर रहे थे और मेरे को एक हमारे साथी ने इतना अच्छा आइडिया दे दिया। हम वहाँ पे सोच रहे थे भी यहाँ पे फायर सेफ्टी टैंकर बनाया था हमने कि इसको फिल करने के लिए बड़ा सिस्टम चाहिए, पहले टैंकर। वो कहता जी, मैं बोल रहा था ऐसे ऐसे कर लें, दूसरा ऐसे बोल रहा था। उसने मतलब जो आइडिया दिया कि नहीं ये चीज़ जा रही है, इसके साथ हम ऐसे इसको फिक्स कर देंगे, तो फटाफट टैंकर एकदम ट्रैक्टर के साथ ही आगे जाएगा और उसमें भर जाएगा। हर एक इंसान का जो आइडियाज़ होते हैं, हर एक इंसान यूनिक है, उसको वैल्यू करना चाहिए। ये नहीं कि मेरे साथ सहमत नहीं हो रहा तो वो मेरी इंसल्ट कर रहा है, ऐसा नहीं। तो जब उसका लॉजिक और रीजनिंग वो बता रहा है, वो लॉजिक से बात कर रहा है, तो सोल्यूशन बता रहा है, तो उसके हिसाब से हमें उसको वेलकम कहना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमारी लाइफ इजी भी, बिजी जितनी मर्जी रहे, प्रो इजी जरूर हो जाएगी, बॉन्डिंग अच्छी हो जाएंगी और सारे रिश्तों में पवित्रता की बहुत ज़रूरत है। तो आगे आने वाले 10 साल में प्रभासरा का क्या विजन है? अब हम इसके लिए चाहते हैं कि हमारे समाज में कोई ऐसा इंसान ना हो जो बेसिक नीड को तरसता हो, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। जो आज हमारे स्ट्रेस रेट इतना बढ़ रहा है, हमारा माइंडसेट स्ट्रांग बनना चाहिए जी। तो हमारे फैसले जो हैं हमारे ज़रूरतों के आधार पर होने चाहिए, ना कि दिखावे के लिए होने चाहिए। बड़े बड़े पैलेस इतना जो बुक कर लेते हैं हम अपने आप को पैसे वाला सिद्ध करने के लिए, ऐसे शो ऑफ की लाइफ नहीं होनी चाहिए। हमारा अवेयरनेस के ऊपर भी, और इनके लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर, रिस्पाइट केयर सेंटर, जो हमारे बुजुर्ग हैं उनकी गिनती बड़ी बढ़ रही है। पहले 12% थी, अब ज़्यादा हो रही है। डिप्रेशन रेट बहुत है, 13.6 पहले नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हेल्थ न्यूरोसाइंस मंगलौर के सर्वे की रिपोर्ट है, यूनिसेफ की रिपोर्टें हैं कि एक स्टेट में ही देख लें, अगर हम पंजाब वर्गी, इसी में इतने लाख लोग हैं, 40 लाख से ऊपर है। हमारे देश में अगर हम 13%, 10% भी लगा लें, 10% भी लगा लें,
तो मतलब आबादी आज कितने 100 करोड़ की होगी, तो इसमें मतलब करोड़ों की गिनती में हमारे 1300-1400 करोड़ तो लोग होंगे ही ना। जी जी इतनी बड़ी गिनती है जो लोग डिपार्टमेंटल हेल्थ से आज जूझ रहे हैं, जो दवाइयां लेके भी काम करने के कैपेबल नहीं, वो उनकी गिनती भी बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल उनमें भी मतलब 70% लोग मेडिसिन खा खा के भी काम करने के कैपेबल, वर्किंग स्टेशन पे काम करने के कैपेबल नहीं रहे। प्रभ आसरा का मिशन है, एक तो लोग डिप्रेशन स्ट्रेस में जाने से कम हो जाएं, दूसरा है जो चले गए उनके लिए ऐसे रिहेबिलिटेशन सेंटर चाहिए, और उनके लिए ऐसी हेल्पलाइन स्ट्रॉन्ग बन जानी चाहिए, उनके लिए ऐसे हाई रिस्क एम्बुलेंस डेडिकेटेड टू सीनियर सिटीजन, मोबाइल मेडिकल जी मोबाइल मेंटल हेल्थ यूनिट बननी चाहिए, क्योंकि मेंटल हेल्थ पे आज काम करने की बहुत ज़रूरत है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पे काम करने की ज़रूरत है। और हमारी हाई रिस्क एम्बुलेंस जी है ना जी सुसाइडल आइडिएशंस के लिए, ये हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में होनी चाहिए, जी हर स्टेट में होनी चाहिए। तो हमारे देश के नागरिक को इमरजेंसी हालातों में जो असेंशियल इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड होनी चाहिए। हम सोच रहे हैं कि हम अपने बहुत ही जो प्यार वाले, दर्द वाले, मानवता के प्रेमी स्रोत थे, उसमें यूथ है, उसमें हो सकता है बहुत सारे ये चीज़ कॉरपोरेट सेक्टर वाले भी सुन रहे होंगे, है ना, वो स्पॉन्सर कर सकते हैं कि हम अपने डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल में 2 बेड स्पॉन्सर कर रहे हैं जी कि कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप एनजीओ वाले वहाँ पे उनको शिफ्ट कर सकते हैं, हम उनका ट्रीटमेंट कराएंगे, है ना। तो हम ये चीज़ पैदा कर देंगे इनके लिए कि इमरजेंसी ये लाइनें ऐसे ऐसे एडजस्ट करके कि जो बुजुर्गों के लिए डेडिकेट करनी है अपने एम्बुलेंस, तहसील वाइज, जो ब्लॉक वाइज हमारे जो देश की बनतर है कि एक एक ब्लॉक में एक एक एम्बुलेंस इसके लिए, एक एम्बुलेंस इसके लिए। हमारे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर हम बहुत कुछ कर सकते हैं, और मैं मैसेज भी दे रहा हूँ, रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर आप और आगे आओ। ठीक है, मालिक भगवान को मानने वाले, क्योंकि हम सब विश्वास इसके रखते हैं कि हाँ कोई ना कोई बनाने वाला तो है ही है भगवान, पर भगवान जेकर भगवान के बंदों को नज़रअंदाज कर दिया तो भगवान खुश कैसे होगा। एक तो बुजुर्ग कह रहा था कि हे मालिक तेरे नाम पे घर तो नए नए रोज बन जाते हैं, पर तेरे बंदे जो बेसहारा और ज़रूरतमंद होते हैं वो रोड़ के मर जाते हैं। भी तेरे घरों को तो सोना लगा लगा के श्रृंगार देते हैं, पर तेरा बंदा जो है उसको दुरकार देते हैं, जो बेबस और लाचार होता है। इसलिए हमने जो इतना कुछ कर सकते हैं, जब भगवान के नाम पे इतने घर बना सकते हैं, तो भगवान के बंदों के हम मतलब उनके लिए क्यों नहीं कर सकते रिहेबिलिटेशन सेंटर, उनके लिए ऐसा नेटवर्क, एम्बुलेंस सर्विसेज, हेल्थ की स्पेशल स्कूल्स हैं, हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, ये सारा कुछ बहुत जरूरी है। ये हमारा है कि हम इसको बड़ी जल्दी कोशिश करते हैं कि हम सपोर्ट भी चाहते हैं कि हमें आइडिया चाहिए आपसे। आप अलग अलग फील्ड से जो जुड़े हुए हैं वो हमारे बहुत ही सत्कार योग्य नागरिक सुन रहे हैं। अपना अपना जरूर आपने सुझाव देना, ताकि हम रल मिल के मतलब अपने ऐसे ज़रूरतमंद जो बहन भाई हैं, बुज़ुर्ग हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है कि बुज़ुर्ग उनको उनकी केयर कैसे होगी। बच्चे तो अपनी ज़रूरत अगे अपने बच्चों में मतलब इतने ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं, तो बुजुर्ग बेचारा उसकी ज़रूरत कैसे पूरी होगी। ओल्ड एज होम उनके लिए है जो खुद से एक्टिविटी कर सकते हैं, खुद से चल फिर सकते हैं, खा पी सकते हैं, लेकिन उनके लिए नहीं है ओल्ड एज होम। आपको बहुत रेयर मिलेंगे जो चल ही नहीं सकते। असल में ओल्ड तो वही है, अदरवाइज तो वो जो बुजुर्ग चल फिर सकते हैं वो तो यंग ओल्ड है, ठीक है ना। मतलब उनके लिए फिर जो स्पेशल बच्चे हैं उनकी रिहैबिलिटेशन में बहुत दिक्कत आती है। लोगों को सबसे पहले तो अवेयरनेस नहीं है कि ये बच्चा अगर स्पेशल पैदा हुआ है तो ये क्या कर सकता है। वो कहते हैं ये कुछ नहीं कर सकता, ये तो बोझ है हमारे पे। लेकिन उनको अगर हम समझाएं कि इनके अंदर भी एक कैपेबिलिटी है, हमें देखने की जरूरत है, तो इसको हम मोल्ड कर सकते हैं उस हिसाब से, उसके आईक्यू के हिसाब से। तो अगर मेंटल इलनेस होती है तो उनको यही नहीं मालूम कि ये भी इम्प्रूव हो सकता है, ये खुद से नहीं ऐसा कर रहा, ये हो रहा है उससे, क्योंकि उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है, ट्रीटमेंट से ये इम्प्रूव हो सकता है, हमारे जैसे जी सकता है। पर अवेयरनेस के साथ साथ ऐसे होम्स खोलने की ज़रूरत है।
है, हमने कई जगह सर्वे किया है कि जहाँ पे ट्रीटमेंट की प्रोविज़न ही नहीं है, लोग मर रहे हैं तो मर रहे हैं, वो दूर जा नहीं सकते हैं, जी। उनके पास कोई डॉक्टर नहीं है, उनके पास कोई हेल्थ सपोर्ट नहीं है, तो इसके लिए भी सेंटर्स खोलेंगे और स्पेशल स्कूल्स, इनके स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एंड और भी जो जो हम वोकेशनल में कर सकते हैं, अवेयरनेस में। और सबसे बड़ी दिक्कत आ जा रही है कि आपको साइकोलॉजिस्ट, स्पेशल एजुकेटर्स एंड इनकी बहुत Psychiatrist जो है ना? साइकियाट्रिस्ट इनकी Psychiatrist, बहुत हाँ। कमी है। 1 लाख बंदे के पीछे ना एक साइकियाट्रिस्ट नहीं आ रहा। वेरी ट्रू। जैसे इसका मतलब जो मैडम कर रहे हैं इसका गलत भी निकाला जा सकता है। हम ये कहते हैं कि अपने बुजुर्गों को ओल्ड एज होम में भेज दो, हम ये नहीं कहते। जिस दिन ओल्ड एज होमों की जरूरत नहीं पड़ेगी उसी दिन हम समझेंगे कि हम आज अपने मिशन में सफल हो गए। इनकी जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। पर कई बार आजकल मेंटल हेल्थ ऐसी है, डिमेंशिया के कारण घर का रास्ता भूल गए, औलाद नहीं हुई, किसी ने शादी नहीं कराई, किसी का बच्चा डिप्रेशन में चला गया, उन बुजुर्गों की बात हो रही है, ना कि ये कि अपने बुजुर्गों को उठा उठा के भी ऐसे होमों में भेज दें। अगर हम अपने बुजुर्गों को नहीं संभाल पाएंगे तो और समाज को क्या क्या सपोर्ट कर पाएंगे। मेरा कहने का मतलब कई बार भावनाएं कम समझी जाती है, उसका मतलब कई बार गलत भी निकाला जा सकता है। पर जिस दिन इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी इसका मतलब ये हम अपने मिशन में काफ़ी कामयाब हो गए। तो बहुत सारे लोग लगे हुए हैं और हमारा तो बस यही है कि ये चीज़ें पैदा कम हो, स्ट्रेस कम हो, मेंटल इलनेस कम हो तो वो रिहेबिलिटेट हो जाए और इनके लिए ज़रूरत के हिसाब से ये काम होना चाहिए। बहुत सारे जो जो वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर हैं उनकी बहुत ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट, स्किल को डेवलप करने के लिए सेंटर खोलने की बहुत ज़रूरत है। कईयों को स्ट्रेस ये है मैं क्या करूं, वो कॉलेज से निकला, जॉब जो क्या है 10,000 की जॉब, बिल्कुल 15,000 की जॉब, Very इतने लाखों रुपया लगा के आगे उसकी इतनी ज़रूरतें हैं। तो स्किल डेवलपमेंट सेंटर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो हमारी एजुकेशन है उसमें स्किल को डेवलप करने वाली एजुकेशन होनी चाहिए। जी। मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करके तब बच्चे को बाहर निकाले, जाते ही उसको मतलब ताकि जॉब मिल सके या वो अपने पैरों पे आप ही अपना लाइक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जी है वो प्रमोट हो सके। इन चीज़ों से भी मेंटल हेल्थ से वो थोड़ी अच्छी रह सकती है, स्ट्रॉन्ग बन सकती है। मैं फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप समाज का वो मुद्दा लेके आ जाए हैं कि जिसकी समाज को आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सेलिब्रेटिव वर्ल्ड एनजीओ डे कर रहे हैं। इसकी हाँ, तो जाते जाते एक आखिरी सवाल आपसे, आप अपने आने वाली जनरेशन के लिए क्या लेगेसी छोड़ना चाहोगे? अब दोनों से मेरा सवाल है ये। देखो जैसा हम करते हैं ना वैसे ही हमारा बच्चे, हमारा यूथ वैसे ही सीखता है। वो रोल मॉडल ढूंढते हैं कि हम कैसा काम कर रहे हैं। वो चाहते हैं कुछ अच्छा करना लेकिन उनको समझ नहीं आती। अगर कोई डांस कर रहा है, अगर कोई लेक्चर गाने गा रहा है तो उसको लगता है शायद यही सब कुछ है। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, लोगों को रिहेबिलिटेट कर रहा, अच्छा समाज के अंदर लेके आ रहा कुछ, तो उसको देखेंगे तो उनको ये लगता है कि यही सबसे बड़ी चीज़ है। तो हमें रोल मॉडल्स, अच्छे रोल मॉडल्स बनना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली हमारे बच्चे भी हमसे सीखेंगे क्योंकि वो इमिटेट करते हैं। जी नेचुरली ये चीज़ बुजुर्गों को ना जो पेरेंट्स हैं वो उसको ध्यान रखना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं वो उससे ही सीख रहे हैं, संस्कार ले रहे हैं ना। जी जी। तो वो कहते मैंने एक बार पेरेंट्स कहने लगे, उनका पिता कहता है बेटा तेरे को पता मैंने कैसे पढ़ाया तेरे को? कहता मैं तेरे को स्कूल लेके जाता था, फिर मैं अपनी जॉब पे जाता था, फिर तेरे को वापस वहाँ से छुट्टी करके फटाफट फिर तेरे को लेके आता था, फिर तेरे को वहाँ पे लेके जाता था ट्रेनिंग के लिए, तेरे लिए मैं क्या कुछ करता था, तू आज तू मेरे को भूल गया? वो कहता नहीं मैं अपने बच्चों के लिए कर तो रहा हूँ। कहता आपने मेरे लिए करा है ना, तो मैंने सीखा कि बच्चे के लिए करना चाहिए, मैं अपने बच्चे के लिए कर रहा हूँ। पर मैंने दादाजी तो वहाँ पे देखे ही नहीं थे। मतलब आपने अपने फादर की सपोर्ट की है, मैंने आपका फादर मीन अपना दादा तो वहाँ पे देखा ही नहीं था। तो मतलब जो हम करते हैं वो बच्चे वहीं से सीखते हैं। इसलिए पेरेंट्स को मतलब बच्चों को खुलकर उनसे बात करनी चाहिए। जो शिक्षा है उससे पहले संस्कार देने चाहिए। जी। संस्कारों के बिना शिक्षा जो है वो जीवन को अच्छा नहीं बना सकती। पैसा, पदार्थ और पदवियाँ
इनसे पीस नहीं मिलेगी, पीस इनकी मोहताज नहीं है। पीस तो वो प्रिंसिपल देने पड़ेंगे जिसमें इंसानियत है, सच है, समदृष्टि है, दया है, प्रेम है, निडरता और निर्वैरता से सबको अपना समझने वाले ऐसे लोग पैदा करने, ऐसा बनना और ऐसा बनाने में कोशिश करनी। और ये चीज़ मतलब हमारा हमेशा रहता है कि मतलब समाज में ये ऐसे मॉडल होंगे तो यूथ जो है, यूथ तो समाज तो एक न्यूट्रल सा मतलब ओपिनियन रखता है, इसके सामने जो कुछ आप पेश करेंगे तो वैसा ही बन जाता है, उसी को फॉलो करने लग जाता है। जिसमें कृष्ण जी आए उसको फॉलो करने, गुरु गोविंद सिंह आए उसको हजारों मतलब सदियों मतलब सैकड़ों सालों से हिंदुस्तान गुलाम था। मतलब जो उनके सामने आता है तो वो उससे उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं मैक्सिमम लोग। इसलिए हमें जो काम हम काम कर रहे हैं, मतलब कोई भी इंसान काम कर रहा है, उसका प्रभाव उसके परिवार नहीं समाज के ऊपर ही पड़ रहा है। इसलिए सो हर काम जो है वो समाज से जुड़ा हुआ है, वो सोच समझ कर करना चाहिए। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं परमात्मा की आगे अरदास करता हूँ कि दम तक हम ऐसा मतलब और ज़्यादा मतलब तन मन धन से कर सकें। जी सर, थैंक यू सो मच सर, Thank थैंक यू you. सो मच मैम, Thank आपने you. हमें ज्वाइन करा। आप जैसे लोग ही ऐसे ज़रूरतमंद लोगों को एक होप देते हो कि दैट ह्यूमैनिटी स्टिल एग्जिस्ट। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू सो जॉइनिंग Thank you. अस। Thank you. And on the occasion of World NGO Day, we encourage our viewers that even a small act of kindness can create a bigger impact. Let's join our hands together to make this world a better place. मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, लेके आऊंगी एक और नई कहानी only on RBU Connect, the story of the unbreakable. Until then, stay real and stay inspired.